आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन्फ्लेशन क्या है दोस्तों? ये इकोनॉमी के करंट अफेयर्स है और आज रात मैं लाइव आ रहा हूं दोस्तों। ये यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड होगा। रात 8:30 बजे मैं लाइव आऊँगा, तो भाई रिमाइंडर सेट कर लो। बहुत कुछ आज आपको बताने वाला हूँ, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो हम इन्फ्लेशन के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा ये। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग फिलहाल आप समझिए कि सेंटर ने ये डिसाइड किया है कि भाई देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग को 4% पे रखेंगे। इन्फ्लेशन मतलब इन्फ्लेशन को इतना टारगेट इतना है हमारा, ठीक है। +-2 हो सकता है, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी MPC बहुत इंपॉर्टेंट है, जो RBI के मतलब RBI आगे कैसे काम करेगा, क्या क्या उसकी पॉलिसी होगी, कमिटी बैठती है तो ये डिसाइड करती है अगले 5 साल में 2021 से 2024 तक। तो 4% का इन्फ्लेशन टारगेट है, ठीक है। अब देखो इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है। ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है जो क्या करती है कि मॉनेटरी पॉलिसी को एडजस्ट करती है ताकि स्पेसिफाइड एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मिले हमको। कहा है सर, समझ नहीं आया, बताता हूं। पहले इन्फ्लेशन समझो। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि राइज इन द प्राइस ऑफ मोस्ट गुड्स एंड सर्विसेज। अगर प्राइस बढ़ गया, अगर जो आप यूज कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज ही आप यूज करोगे, अगर प्राइस बढ़ गया तो इसका मतलब यह है कि महंगाई बढ़ेगी, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। सिंपल। एक कोई प्रोडक्ट है वो 20 रुपए का मिल रहा था, वो 30 रुपए का मिल रहा है, तो महंगाई बढ़ गई। डिफ्लेशन मतलब होता है महंगाई का घटना। अब वो जब माइनस में जाएगा 0% से कम होगा तो इसका मतलब महंगाई कम हो रही है। हम हमेशा इन्फ्लेशन ही हमारे रहता है, महंगाई हमेशा रहती ही रहती है। फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, रिक्रिएशन। हालांकि इन्फ्लेशन को हम 2 तरीकों से नापते हैं। एक होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, आपने सुना होगा WPI, और दूसरा होता है आपका CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो जैसे आप नाम से ही समझो, बहुत आसान है। इकोनॉमी जो है ना, इकोनॉमी आप बिना पढ़े भी समझ सकते हो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा दो, ठीक है। तो अब जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, खुद सोचो इसमें क्या आएगा। होलसेल मतलब होता है कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग में, जो गुड्स में खर्चा आ रहा है। भाई होलसेलर क्या होता है? जो मैन्युफैक्चर करते हैं। रिटेलर्स होलसेलर से खरीदते हैं ना। जैसे मान लो कि मैं एक होलसेलर हूं, तो भाई दुकान वाला आएगा मुझसे, जैसे उसको आटा बेचना है तो मुझसे वो रॉ मटेरियल लेने आएगा ना कि भैया गेहूं दे दो, तो उसके बाद मैं दूंगा उसको, या मैं उसको आटा दूंगा। तो होलसेल क्या होता है? होलसेलर वो होता है जहां से चीजें, जहां पे चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक है। और CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। भाई जो आप खरीदते हो, जो हम खरीदते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब ये हुआ, WPI का मतलब ये हुआ कि भाई मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ गई। अगर मान लो महंगाई बढ़ती है, महंगाई 2 तरीके से नापते हैं, WPI लेवल पे, एक CPI लेवल पे। तो WPI मतलब मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ गया। अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। पता चला रॉ मटेरियल महंगा हो गया, गेहूं महंगा हो गया, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अच्छा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब होता है कि भाई जो हम खरीद रहे हैं, गुड्स और सर्विसेज दोनों की कॉस्ट बढ़ गई। समझ रहे हो? होलसेल सर्विस में, WPI में याद रखिएगा 3 ही चीजें। अक्सर इन दोनों में गैप भी आपको देखने को हो सकता है। WPI कम हो, CPI ज्यादा हो, जैसा अभी हुआ था, काफी ज्यादा गैप देखने को मिलता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स में हमको देखने को मिलता है काफी ज्यादा। WPI में 697 आइटम्स कवर्ड होते हैं और CPI में 1000 से ज्यादा आइटम्स है। रूरल बास्केट, अर्बन बास्केट को मिला दें तो 1000 से ज्यादा आइटम्स है, यानी कि WPI में कम आइटम्स है। भाई WPI जो होलसेल प्राइस में, वो किसकी बात करेगा? बनाने की बात करते ना, अभी मैंने बताया कि मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो अगर होलसेल प्राइस बनाने की बात करेगा तो उसमें 3 चीजें आती हैं। मैन्युफैक्चरिंग आता है, फ्यूल आता है, और प्रोडक्ट आते हैं। हालांकि होलसेल प्राइस इंडेक्स 2 में डिवाइडेड है, नॉन फूड और फूड, अभी हम उसके नहीं जाते हैं। RBI WPI को नहीं यूज करता है, RBI CPI को यूज करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दोस्तों बहुत कुछ आ जाता है इसमें। अब भाई कंज्यूमर्स है ना हम, तो हाउसिंग और जो खाना हम खा रहे हैं, मेडिकल केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इसमें 8 मेजर आइटम्स आ जाते हैं अगर CPI की बात करें। WPI जो है वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एडवाइजर्स के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। CPI की बात करते तो स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आते हैं। तो RBI जो है वो CPI को ही लेता है जब भी वो महंगाई की बात करता है। भाई वो महंगाई कैसे देखेगा? ग्राउंड लेवल पे देखेगा ना। वो तो सब चीजों को लेगा कि गुड्स भी कितने महंगे हुए, सर्विसेज भी कितनी महंगी हुई। आखिरकार एक इंसान को कितना ज्यादा किसी प्रोडक्ट का पैसा पे करना पड़ रहा है, सिंपल। तो ये आपका इन्फ्लेशन होता है। महंगाई को 2 तरीके से नापते हैं, WPI, CPI। इसमें CPI मेन होता है। ये चीज आप समझे? वेरी गुड। अब इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? देखिए इन्फ्लेशन में सब कुछ, अगर महंगाई घटानी है,
तो हम क्या करते हैं उसमें, देखिए सब चीजों का बढ़ना महंगाई होती है। जैसे आरबीआई पैसा खींचेगा ना मार्केट से, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में क्या होता है, आरबीआई पैसा खींचता है, यानी कि वो सब चीजें बढ़ा देगा। अब सब चीजें बढ़ाने का मतलब ये है कि कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, बैंक रेट बढ़ा देगा, रेपो रेट बढ़ा देगा, सब चीजें बढ़ जाती हैं ताकि पैसा जो है वो खींचे। अब कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है भाई, देखो जब किसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। वो प्रोडक्ट कम है, डिमांड ज्यादा है, उसका प्राइस भी बढ़ेगा ना, उसी से महंगाई बढ़ती है। तो उसी डिमांड को कम कर दो, सिंपल, उसी डिमांड को कम कर दो। वो डिमांड आप कैसे कम कर सकते हो, वो चीज ले लो। तो यहां पे जो फ्लो ऑफ मनी है, जो लिक्विडिटी है, उसको खींचता है आरबीआई, समझ रहे हो। अब कैसे खींचेगा, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, 4% के करीब है ना। इसमें क्या होता है कि बैंक को कुछ एसएलआर और सीआरआर, भाई एनडीटीएल होता है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटीज, आपने सुना होगा। बैंक अपने पास ना, नेट डिमांड मतलब होता है जो उसके पास सेविंग्स और जो सारी चीजें होती हैं, टाइम लाइबिलिटी जो एफडी रिकरिंग डिपॉजिट्स होती है। तो ये यही पूरा बैंक के पास पैसा होता है भाई, जो हम लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में। बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा। बहुत यहां पे जितना पैसा जो हम दे रहे हैं, हमारी पैसा तो बैंक दे रहा है भाई, हमारा पैसा बैंक दे रहा है, मतलब हम अपना पैसा बैंक को दे रहे हैं। हम जितना, सबसे अच्छी बात यह भारतीयों की है कि सेविंग्स करते हैं। अब ये सेविंग्स काम करेंगे, बैंक में करेंगे, तो हमारा पैसा है बैंक के पास। अब यही पैसा बैंक जो है वो लोन में दे देता है आगे। बैंक कहां से कमाता है, बैंक लोन से ही कमाता है। लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा, बैंक अगर लोन ना दे तो बैंक डूब जाए, तो बैंक लोन से ही अपना प्रॉफिट कमाता है। हमारा पैसा तो उसकी लायबिलिटी हो, तो हमको वापस देना है। मैं अगर मान लो कि 10,000 रुपए बैंक में जमा किया, कल जाके निकाल लूंगा, खत्म, उससे फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। लेकिन वही पैसा वो आगे लोन में दे देगा। तो अब क्या करेगा कि भाई यहां पे आरबीआई चाहेगा कि लोन कम दे, लिक्विडिटी कम रहे। तो अगर वो चाहेगा कि लोन कम दे तो क्या करेगा, सीआरआर बढ़ा देगा। सीआरआर वही मैंने बताया कि कैश रिजर्व रेशियो। बैंक को अपना कुछ पैसा अपने पास रखना होता है, इससे आप खर्च नहीं कर सकते, ठीक है। और ये दो तरीके से फॉर्म में होता है, एक एसएलआर के फॉर्म में जो कि कैश नहीं होता है, कुछ और गोल्ड डिपॉजिट्स हो गए, सिक्योरिटीज हो गई, और एक आपका सीआरआर के फॉर्म में। यूजुअली अगर दोनों को आप मिला दे, एसएलआर लगभग 19 से 21% तक, अभी मुझे नहीं पता कितना है एसएलआर, 20 पॉइंट समथिंग होगा, तो 19 से 21 तक वेरी करता है, और सीआरआर 4 से 5 पे वेरी करता है। तो दोनों को मिला दे तो 25% ये जो एनडीटीएल का 25% बैंक को अपने पास रखना होता है, यानी कि जो खर्चा वो 75% से ही करेगा। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर 100 रुपए आपके पास, अब मैंने बोल दिया कि बेटा तुम खाली 75 रुपए खर्च करोगे, 25 रुपए तुम अपने पास रखोगे, दैट्स इट, और इसका तुम 1 रुपए खर्च नहीं करोगे, क्योंकि ये मुश्किल वक्त में काम आएगा। तो आप बोलोगे ठीक है। तो अब अगर मैंने वो पैसा और ज्यादा बढ़ा दिया, ये मैंने 65 कर दिया, 65, अब तुमको 35 रुपए अपने पास रखने हैं, तो यानी कि क्या हुआ कि अब आप कम बोरो करोगे ना, कम मतलब कम आप दूसरों को दोगे ना, तो बैंक यहां पे लोन कम देंगे, है कि नहीं। फिर उसके बाद रेपो रेट बढ़ाना। रेपो रेट का मतलब क्या होता है भाई, रेपो रेट वो होता है जब कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे हमारे एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, तो ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये आरबीआई से पैसा लेते हैं और आरबीआई की सिक्योरिटी देती है। तो अगर रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ाया तो यानी कि इंटरेस्ट रेट जो बैंक को देना है वो ज्यादा होगा, यानी कि पैसा ज्यादा देना होगा। तो यहां पे बैंक है, कमर्शियल बैंक, उन्होंने बोला अभी हम बोरो नहीं करेंगे। ये बात बताओ कि बैंक्स को भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, तो रेपो रेट से वो रीपर्चेजिंग रेट होता है, वो रेपो रेट से पैसा लेते हैं आरबीआई से, और बदले में आरबीआई को सिक्योरिटीज देते हैं। अब यही सिक्योरिटी तो सरकार से खरीदता है। अब ये देख सकते हैं सब चक्री चल रही है, ये पूरा ओपन मार्केट ऑपरेशन है। सरकार क्या करती है, सरकार को पैसा निकालना है, पैसा लेना है, तो सरकार सिक्योरिटीज देगी, डेटेड सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, ये देती है। एक पेपर होता है, बॉन्ड होता है। वो बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का मतलब ये होता है कि हम आपको 100 रुपए दे रहे हैं और कुछ टाइम बाद आपको 110 रुपए वापस कर देंगे, दैट्स इट। तो पैसा उठाने के लिए बॉन्ड जो है वो जारी किया जाता है, तो सरकार ये बॉन्ड्स देती है इन दी फॉर्म ऑफ ट्रेजरी बिल्स एंड डेटेड सिक्योरिटीज। यही बॉन्ड्स और यही जो ट्रेजरी बिल्स और डेटेड सिक्योरिटीज, यही कमर्शियल बैंक्स खरीदते हैं। अब यही कमर्शियल बैंक जो है ये आरबीआई को जाके जमा कर देते हैं और बदले में आरबीआई से पैसा ले लेते हैं, तो ये होता है आपका रेपो रेट। तो अगर आरबीआई ने इसको बढ़ा दिया तो इसका मतलब क्या होगा कि बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो बैंक बोलेगा भाई अभी हम नहीं करेंगे, बाद में देंगे, बाद में बोरो करेंगे। तो इसका मतलब वहां पे पैसा रुका, यानी कि डिमांड घटी, यानी कि महंगाई घटी। तो इस तरीके से आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसका उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये चीज है।
लेकिन इन्फ्लेशन हमारा ज़्यादा होता है, इस पर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी बहुत असर पड़ता है भाई। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ तो हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाएगा ना, फिर डेफिसिट में हम चले जाएंगे। इसीलिए तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में, बहुत डिफ्लेशन सस्ता भी नहीं होना चाहिए, डिफ्लेशन में भी लॉस होता है, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मान लो कि अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है, अब अभी जैसे महंगाई 7% से ऊपर चली गई थी भाई, बहुत चली गई थी, तो अगर महंगाई नहीं सॉरी इतनी नहीं गई थी, खुद भी भूल गया हूँ। अगर महंगाई बहुत ज़्यादा है तो आप ये समझो कि जो भारत के प्रोडक्ट्स है वो बाहर महंगे हो जाएंगे, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट सस्ता हो जाएगा, क्योंकि बाहर के प्रोडक्ट सस्ते हैं ना। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बुरी तरीके से हैम्पर होगा। हम बेच उतना नहीं रहे, खरीद ज्यादा रहे हैं, तो दिक्कत हो सकती है ये। तो इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी, हद से ज्यादा इन्फ्लेशन इज वेरी वेरी बैड, ठीक है। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है वही बताती है। अब आईओपी चीज आप समझ गए होंगे, इन्फ्लेशन को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब टारगेट सेट कर लो, जैसे आप बोलते नहीं हो कि जब मुझे यूपीएससी करना है तो आज मैंने टारगेट सेट किया मैं इतना पढ़ूंगा, तो वही है कि यहाँ पे बैंक जो है, जो सेंट्रल बैंक आरबीआई टारगेट सेट करता है कि भाई हम इतना, प्राइस स्टेबिलिटी जो है वो इतनी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज है। तो सरकार के सोर्सेस क्या है, वही इन्फ्लेशन टारगेटिंग फिर में 4% ±2% चलता है 5 साल के लिए, 2021 से लेकर 2026 तक चलेगा। अब इसमें जो है सीपीआई मैंने बताना, इसलिए मैंने सीपीआई पहले बता दिया। सरकार जो है दे विल टेक इनटू अकाउंट बोथ सीपीआई, कोर इन्फ्लेशन इन द न्यू इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, ठीक। तो अगर सरकार सीपीआई मोर वोलेटाइल, तो कोर इन्फ्लेशन जो है इट विल गिव मोर विल गिव मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा आप, क्या बताऊं मैं, ये आप देख सकते हो इन्फ्लेशन टारगेटिंग किस तरीके से काम करता है। ये न्यूजीलैंड में पहले आया था, ये फ्रेमवर्क है, कोई रूल नहीं है ना। मॉनेटरी ऑपरेशंस मैंने बताया था, मॉनेटरी ऑपरेशंस में ये सारे ऑपरेशंस होते हैं, लिक्विडिटी बढ़ाई कैसे जाती है, घटाई कैसे जाती है, रेट्स को एडजस्ट किया जाता है। पॉलिसी रिस्पॉन्स, ये आप आराम से देख लीजिएगा। पॉलिसी इंडिकेटर्स, ये इन्फ्लेशन फोरकास्ट, आउटपुट ग्रोथ, ये बड़े भारी भरकम वर्ड्स हैं, लेकिन अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे, इस एक एक को चलो हम अच्छा डिकोड करते हैं। जैसे मॉनेटरी ऑपरेशंस मैंने बता दिया, देखो दो पॉलिसी होती है, एक होती है फिस्कल पॉलिसी, वो सरकार बनाती है, टैक्स एक्सपेंडिचर ये सब की। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि भाई मुद्रा नीति जो है, जो पैसे का फ्लो हो रहा है, लिक्विडिटी कैसे मेंटेन है, वो आरबीआई देखेगा। अब इसके लिए उसके पास क्या इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद है लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कि पैसे को कैसे निकालना है और देना है। अगर पैसे का फ्लो घटाना है तो इंटरेस्ट रेट घटा दो, और पैसे को निकालना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो। तो पैसा इसके पास, आरबीआई के पास ज्यादा होगा। पैसा अगर हद से ज्यादा है ना तो उसको निकालना पड़ता है, अगर महंगाई ज्यादा है तो पैसा खींचो, महंगाई कम है तो पैसा बढ़ाओ, ये चीज है। तो ये मैनेजमेंट करता है, इंटरेस्ट रेट्स को घटाता है बढ़ाता है, ऐसे, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्सचेंज रेट जो होते हैं, याद रखिएगा कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो मुश्किल होता है, इस पे पैसे पे भी असर पड़ता है, रूपी पे भी असर पड़ता है, ठीक है। तो पॉलिसी क्या रहेगी बैंक की, ये। देन पॉलिसी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, भाई आपने पॉलिसी बना ली, अब पॉलिसी इंडिकेटर्स क्या होंगे आपके, आउटपुट ग्रोथ, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, है कि नहीं, कितना आउटपुट, एक्चुअली आउटपुट आ कितना रहा है, क्या वाकई में जो हमने पॉलिसी बनाई थी वो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है कि नहीं, और अल्टीमेट टारगेट क्या है, पब्लिक वेलफेयर, बस लोगों को चीजें सही मिले, ट्रेड बढ़िया हो हमारा, समझ गए हो आप। तो ये हिसाब किताब रहता है। तो कौन इन्फ्लेशन टारगेट सेट करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 5 साल में, वंस एवरी 5 ईयर्स। करेंट इन्फ्लेशन टारगेट आप देख सकते हैं 4% पे है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, राइट। तो 2016 से लेकर 2021 तक ये था। अपर टॉलरेंस लिमिट थी 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लोअर टॉलरेंस लिमिट 2% से नीचे नहीं जाना चाहिए। बेनिफिट क्या होता है भाई, वही है कि भाई डोमेस्टिक कंसंट्रेशन पे हम काम कर सकते हैं, डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है, क्योंकि अभी जैसे पैंडेमिक में आपने देखा कि बुरी हालत हो गई थी, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चला गया था, तो ये इस तरीके के शॉक ना आए, ये हम देख सकते हैं। इसमें बाकायदा पूरी पॉलिसी होती है, उसके बाद फिर ट्रांसपेरेंसी होती है। न्यूजीलैंड ने पहले इसको इम्प्लीमेंट किया था तो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनाई थी। तो रेगुलर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन की, मतलब पब्लिक को बताते रहते हैं, है ना, ब्रीफिंग देते हैं, यहाँ पे जो कमेटी होती है वो लगातार पब्लिक प्रेस में ब्रीफिंग देती रहती, सारी चीज़ें थी। आई होप आपको पसंद आया होगा, आप समझ गए होंगे। ऐसे ही मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स जो हैं वो लाता रहूँगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।